चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1 इज वेक्टर्स। अब देखिए वेक्टर्स समझने के लिए उससे पहले एक जो क्वांटिटी होती है हम लोग जानते हैं स्केलर्स, वो आप समझ लें। स्केलर्स हम लोग जानते हैं, आपने ही पढ़ा होगा। स्केलर्स किस तरह की क्वांटिटीज को बोलते हैं? भाई स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद देम। तो स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एंड अगर कहीं कंफ्यूजन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कभी कोई बोल देगा भाई इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर है लेकिन उसमें डायरेक्शन तो होता है। भाई इलेक्ट्रिक करंट को जब भी आप मेंशन करो तो आप बताओगे ना भाई कि इस वायर में करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो एक तरह का डायरेक्शन आ गया। लेकिन ऑब्वियसली वो डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और वेक्टर में जिस डायरेक्शन की बात होती है ये दोनों सेम डायरेक्शन नहीं कहलाता है। मैं उसे डिस्कस करूंगा, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं। चलिए, स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज which have only magnitude and no direction and उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं लिख रहा हूं। आप बिल्कुल बोर ना हो, आपको लग रहा है कि सर पता नहीं क्या डिफरेंशियल लिखाने लगे और आईटीजे की तैयारी करा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे भी जो 11th में फाउंडेशन बैच करते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, तो उनके लिए हेल्पफुल वो चाहते हैं कि कुछ डिफरेंशियल लिखा दें, बिकॉज डिफरेंशियल्स में भी कुछ चीज़ें छिपी होती हैं। अभी इसमें हालांकि वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपसे चूंकि वादा किया कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से परफेक्शन तक ले जाऊंगा, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं बिल्कुल उन लोगों को भी कवर करूँ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, अभी वो जस्ट 10th करके आए। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा एंड बिलीव मी कि आई एम हियर टू टेक यू फ्रॉम जीरो टू परफेक्शन। जस्ट ट्रस्ट मी। Those quantities which have only magnitude and no direction and which follow algebraic rule of addition are called scalars और scalar quantities, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि स्केलर्स में वैसे नॉर्मली बुक्स में आप जब देखोगे तो उसमें ये चीजें सिर्फ दी रहती है कि ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, बस। लेकिन वही कंफ्यूजन होगा कुछ केसेस में, जैसे प्रेशर की बात अगर आ गई तो वहां भी किसी न किसी तरह का डायरेक्शन इन्वॉल्व रहता है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो वहां भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन रहता है, लेकिन वो डायरेक्शन ऑब्वियसली वेक्टर वाला डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसको समझना होगा वो है क्या। तो स्केलर्स फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ एग्जाम्पल्स में कुछ, फॉर एग्जाम्पल मास, राइट, डिस्टेंस, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, है ना, वर्क भी आएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन कुछ मेजर चीजें मैंने लिखी जैसे मास, डिस्टेंस है, स्पीड है, इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेशर एटसेट्रा। अब देखिए इसमें इन चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है, मास का डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। डिस्टेंस में कभी कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन डिस्टेंस भी क्या है कि जस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है उस पूरे लेंथ को अगर आप ऐड कर लें यू विल गेट द डिस्टेंस। स्पीड क्या है आप जानते ही हो, इसमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, वेलोसिटी में होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़कों को। भाई ये कहता है कि जब आप किसी भी वायर में, मान लीजिए कि मैं एक वायर ले रहा हूँ, एक वायर है जिसमें एक इस तरह से 2 एम्पियर का करंट आपने शुरू करा। अब जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है, उस पर आप अभी परेशान ना हो। अभी सिर्फ ये मान के दें कि एक करंट है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 एम्पियर, उसका डायरेक्शन मैंने एरो दिखा दिया, वो इस पॉइंट से इधर से इधर फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट। फिर एक दूसरा वायर आपने लिया, वो कुछ ऐसे ले लीजिए, उसमें फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, और तीसरा वायर कुछ ऐसे आगे जा रहा है, इसमें आपको बताना है कितना एम्पियर है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि ये 2 एम्पियर 3 एम्पियर का ये वायर है, तो ये दोनों जब करंट यहाँ ऐड होगा अल्टीमेटली इधर जो करंट जाएगा दैट विल बी 5 एम्पियर। तो स्केलर्स में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने इसीलिए आगे लिखा है कि विच फॉलो अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। तो अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए डायरेक्शन वाला, जैसे यहाँ आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इसमें डायरेक्शन तो है तो फिर तो उसको वेक्टर होना चाहिए,
तो उसके लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कि सही में ये वेक्टर है या स्केलर, ये रूल अप्लाई कर दिया कीजिए। उसके बाद चेक कर लिया कीजिए कि जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम दो करंट को ऐड करते हैं तो वो एडिशन का कौन सा रूल फॉलो करता है। अगर अलजेब्रिक रूल फॉलो कर रहा है तो अलजेब्रा में आप जानते हो कि 2 + 2 ऑलवेज 4 होता है, तो वो स्केलर होगा। तो यहां भी ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर को आप जब भी जोड़ोगे तो 5 एम्पियर मिलेगा, चाहे दो वायर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो या कोई और डिग्री। यानी मैं ऐसे कर रहा हूं 2 एम्पियर, यहां तो 90 डिग्री मैंने लिया, इस वायर को अगर मैं ऐसे ले लूं 3 एम्पियर, एंगल तो बदल गया, लेकिन इसके बाद भी जो करंट आगे जाएगा ये तो 5 ही एम्पियर होगा ना। यानी इसमें जो आप ऐड कर रहे हो करंट को, वो वायर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है बिल्कुल। लेकिन यही चीज अगर आप फोर्स को ऐड करोगे, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूं। फोर्स का केस अगर ऐसा हो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा और 2 न्यूटन 3 न्यूटन इस एंगल के साथ जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 एम्पियर + 3 एम्पियर 5 एम्पियर यहाँ भी आ रहा है, 2 एम्पियर + 3 एम्पियर 5 एम्पियर यहाँ भी आ रहा है, जबकि दोनों के बीच का एंगल अलग अलग है, सपोज के लिए 60 डिग्री। तो ये अलजेब्रा में होता है कि 2 + 2 इज ऑलवेज 4, 2 + 3 इज ऑलवेज 5। मास को आप ले लें भाई 4 kg का मास, 6 kg का मास, चाहे जैसे जोड़िएगा यू विल गेट 10 kg। तो ये जो एडिशन होता है ये अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन कहलाता है, जिसमें 2 + 2 इज ऑलवेज 4। लेकिन वेक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपको दो फोर्सेस दिए जाएं, एक 3 न्यूटन के, एक 4 न्यूटन के, तो ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को जब आप ऐड करोगे तो वहां 3 + 4 ऑलवेज 7 नहीं होने जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर्स जो एडिशन का लॉ फॉलो करेगा वो ज्योमेट्रिकल रूल कहलाता है। उसमें कई तरह के लॉ आते हैं, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, बहुत सारे लॉ ऑफ एडिशन है वहां पे, राइट। यही डिफरेंस है मेजर। वैसे तो आई कि वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आसानी से। और आगे वेक्टर पढ़ाने के बाद फिर एक चीज मैं बताऊंगा, यही हाल प्रेशर में भी है। प्रेशर में भी जब आप दो प्रेशर को ऐड करोगे तो वहां पे 2 + 2 4 ही फॉलो होता है वहां पे, यानी अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन फॉलो होता है। तो जहां भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये चेक लगा दो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये स्केलर है या वेक्टर। अलजेब्रिक रूल फॉलो करेगा तो स्केलर, और ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ एडिशन फॉलो करेगा तो वेक्टर, राइट। तो चलिए ये तो स्केलर की बात होगी। अब आप आइए वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो सभी लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा बुक में। मैं डिफरेंशियल फिर लिख दे रहा हूं, हैव पेशेंस, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप देखिएगा एंड यू विल एंजॉय दोस क्वेश्चंस, के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल वो भी ग्रेजुअली उठाते उठाते काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। दोज क्वांटिटीज which have both magnitude and direction and which follow, इसको नहीं भूलना है भाई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, वो तो आपको लग रहा है कि यहां भी है इलेक्ट्रिक करंट के केस में भी, लेकिन क्या ये वेक्टर है, नहीं है। तो इसके लिए अगला चेक इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ अलजेब्रिक रूल है, यहाँ देखिए क्या आने जा रहा है, एंड विच फॉलो ज्योमेट्रिकल रूल। मैं एक ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसमें सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगी, यानी ज्योमेट्रिकल रूल जिसमें कौन कौन सा आएगा, ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ एटसेट्रा, इस तरह के कई लॉज हैं विच फॉलो ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें भी तीन चीजें हैं। एक तो ये कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। और वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स है तो वो ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उनको जब भी आप ऐड करोगे, कोई भी दो वेक्टर आप ले लो, जब भी आप उसको ऐड करोगे तो वो उन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल पे उसका एडिशन डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। 2 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, वो कभी 4 आएगा, कभी 0 भी आ सकता है, कभी उनके बीच की वैल्यू भी आ सकती है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। एग्जाम्पल में मिल के कुछ इसमें आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
acceleration, force, etc. These all are vectors. अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूँगा एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ हमने करंट का केस लिया तो थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी से चीज़ें और क्लियर होती हैं, तो मैं समझ लूँ इसको। देखिएगा सर, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि एक आदमी है जो ए पॉइंट से गया पहले वो बी तक 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, या 3 मीटर चल करके वो बी तक पहुंचा। अब फिर बी से वो राइट एंगल टर्न लेकर के गया है अप टू सी, और कितना दूर चला वो 4 मीटर। तो ये फर्स्ट केस हुआ, एक बार उसने ऐसा मूवमेंट दिया है। अगला मूवमेंट देखिए उसका कैसा है, फिर वो ए पे आया, ए से फिर गया वो बी, अगेन दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, ए से फिर गया बी 3 मीटर, बी से फिर सी गया है 4 ही मीटर, लेकिन इस बार एंगल उसका अलग है। पहले तो वो 90 डिग्री पे गया था, इस बार उसका एंगल कुछ इस टाइप से है। वो सी तक गया, अगेन ही ट्रेवल्ड 4 मीटर टू गो फ्रॉम बी टू सी, एंड दिस इज द सेकंड केस। अब आप देखिए क्या होने जा रहा है। फर्स्ट केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, और सेकंड केस में भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जस्ट समझाने के लिए, बाकी आप सभी लोग आंसर दे सकते हो, बिल्कुल सही आंसर दोगे, आई नो दैट। अब देखिए इसमें डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस हमने अभी लिखा था, मैंने इरेज कर दिया। डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है? क्योंकि वो अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन फॉलो करता है। ऑब्वियसली डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, आई नो दैट, यू ऑल्सो नो दैट कि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो चेक कहाँ से करेंगे कि भाई स्केलर और वेक्टर है या कौन क्या है, मैंने स्केलर है या वेक्टर। तो देखिए डिस्टेंस में क्या है, ये यहाँ से यहाँ गया 3 मीटर, यहाँ से गया 4 मीटर, इसका आंसर आ गया 7 मीटर। इस वाले केस में भी पहले ए से बी गया वो 3 मीटर, फिर बी से सी गया है 4 मीटर, हालांकि डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है उसका। इसमें डायरेक्शन उसका ट्रैवलिंग दूसरा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग दूसरा था, लेकिन इसका भी आंसर सेकंड केस में भी डिस्टेंस आंसर क्या आएगा, 7 मीटर। तो डिस्टेंस कौन सा रूल फॉलो कर रहा है भाई, 3 + 4 7 ही होगा, चाहे आप किसी डायरेक्शन में चले जाएं। आप जाके लौट आए 4 मीटर, तभी आपका डिस्टेंस 7 मीटर ही होगा। आपने दूरी कितनी तय की, आपने कितना पाथ, लेंथ ऑफ पाथ आपने कवर किया, कितनी दूर चले, तो ये हो गया जो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट फॉलोज अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। 3 + 4 = 7, चाहे किसी डायरेक्शन में आप चले जाएं, इससे कोई मतलब नहीं। अब आप आइए डिस्प्लेसमेंट पे। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, उसमें एरो भी होता है, मैं अभी एरो की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, बेस परपेंडिकुलर। इस चूंकि 90 डिग्री वाला केस है, इसलिए आसानी से हम बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 + 16 25, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर है बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें, ये 5 आने जा रहा है। क्योंकि मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतना मैं मान के चलूँगा कि भाई आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करना जानते हो, आप आसानी से निकाल। तो इस केस में यानी फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, एंड पॉइंट इज सी, आप ज्वाइन कर दो। तो क्या ये 5 मीटर के बराबर लेंथ लग रहा है क्या आपको? ये आपका ग्रेटर देन 5 है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन 5 मीटर। और ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री से ज्यादा था, ये इट इज नॉट 90 डिग्री, मैं लिख दे रहा हूँ ये 90 डिग्री नहीं है, नॉट 90 डिग्री मैं इसे ले रहा हूँ कि कोई भी एंगल हो सकता है। तो आपने देखा कि एंगल बदलने से डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा, हालांकि वो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। मूवमेंट वही 3 मीटर 4 मीटर यहाँ भी था, यहाँ भी है, डिस्टेंस सेम रह गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बदल गई। यानी यहाँ जब मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा ग्रेटर देन 5 मीटर। यहाँ 5 मीटर है, यहाँ ग्रेटर देन 5 मीटर है। तो सिर्फ एंगल, मोशन यानी मूवमेंट का एंगल बदलने से जो रिजल्टेंट था हमारा डिस्प्लेसमेंट का, वो चेंज हो गया। यानी ये जो मूवमेंट था उसका जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुझे निकालनी थी वो चेंज हो गई। तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या अलजेब्रिक रूल फॉलो कर रहा है? अगर अलजेब्रिक रूल फॉलो करता तो इसका भी यहाँ दोनों जगह 5 5 आता या 7 7 आता। तो यानी डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू फॉलो ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ एडिशन। अब आ गया ये वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं। तो एकदम सिस्टमैटिकली चलिए, वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स
विथ एरोज ओवर देम। कुछ मैं लिखा दे रहा हूँ, इससे ये मत समझिए कि मैं 11th-12th पढ़ा हूँ, मैंने 11th-12th की बात नहीं की बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली मैंने कहा था कि 0 से परफेक्शन, इसीलिए मैं वो चीज़ें लिखा दे रहा हूँ। लेकिन आप जब वीडियोस देखेंगे तब आपको मालूम हो जाएगी कि किस क्वालिटी की वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो एनीवे, वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स विथ एरोज ओवर देम। तो किसी भी वेक्टर, मान लीजिए मुझे लिखना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। तो वेलोसिटी को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, डिनोट करोगे, तो नोटेशन इसका क्या यूज करेंगे, यू हैव टू यूज सम अल्फाबेट। वेलोसिटी को वी से शो करते हैं, विथ एन एरो ओवर इट। बुक में इसी वी को बोल्ड भी लिख सकता है, मैंने वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से भी शो किया था, लेकिन मुझे जाहिर बात है कि मैं बोल्ड लेटर नहीं ले सकता, तो उसके लिए एरो यहाँ पे देना होगा, राइट। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। आप इसकी कुछ वैल्यू पुट कर दी, सपोज दे दिया जाता है 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं जानता हूँ कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो इस तरह से कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी था। इस तरह से आगे ले लीजिए कोई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप यूज करते हो स्मॉल ए विथ एन एरो ओवर इट, बिकॉज इट इज एन एक्सेलरेशन वेक्टर। इसकी वैल्यू कुछ ले लीजिए आप, सपोज कर लीजिए दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड साउथ ईस्ट कर लेते हैं। कोई एंगल हमने नहीं दिया अभी, मैं बताऊंगा क्या क्या इसका मीनिंग क्या है इसका। एंड द लास्ट वन, सपोज दिस इज फोर्स, इसके लिए कैपिटल एफ आप यूज करोगे एंड एरो ओवर इट। लेट्स टेक सम वैल्यू 10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर है? अब इसको आप इन तीनों वेक्टर्स को आप किसी एक्सिस में शो कर दो, वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में मैं शो कर दूं ताकि दिखा दूं किस तरह से होता है ये। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट। इन तीनों वेक्टर को मेरे ख्याल से आप शो कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वेक्टर है v 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब कि ये ईस्ट के नॉर्थ में है 30 डिग्री, यानी ईस्ट से आपको नॉर्थ की तरफ जाना होगा बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो याद रखिएगा ये मीनिंग इसका क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ आपको जाना है बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आप जरा बताओ मुझे कि पहली बात तो ये कि ये वेक्टर जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो हर हाल में वेक्टर इसी क्वाड्रेंट में होगा कहीं। ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल। और एंगल समझने के लिए क्या है कि आपको नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा होगा तो ईस्ट से नॉर्थ जाना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ की तरफ जाएंगे बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 का मतलब 45 से पहले ही होगा राइट साइड में। तो इसको आप ऐसे कुछ ड्रॉ करो, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से 30 डिग्री मुझे जाना था। तो ये आपका हमने यहाँ दिखा दिया, शो कर दिया। अब आप ये एक्सप्रेशन समझते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का मतलब हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, यानी मुझे इस क्वाड्रेंट में रहना है। और अगर कोई एंगल मेंशन किया हुआ ना रहे, जैसे यहाँ तो हमने एंगल मेंशन कर दिया था तो समझ में आ गया था, यहाँ हमने कोई एंगल मेंशन नहीं किया। तो जब कोई एंगल मेंशन ना किया हो और दो डायरेक्शन आपको दे दिया जाए, ईस्ट साउथ या ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट लाइक दिस, तो समझिए कि वो वेक्टर उन दोनों लाइन को, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 45 डिग्री, बिकॉज ईस्ट क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। अगर कोई एंगल उसने नहीं दिया है तो इसका मतलब वो उस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये ऐसे जाएगा, दिस इज ए, मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एंगल इधर से लें तभी 45 ही होगा ऑब्वियसली, और इधर से लेंगे तभी 45 होगा। जिधर से आपको शो करना है कर सकते हैं आप, दिस 45 है, राइट। एंड द लास्ट वेक्टर इज फोर्स इज 10 न्यूटन वेस्ट, इट्स द इजीएस्ट वन। इसको तो कहने का मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना है और इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ। तो आप ऐसे दिखा दें, ये ऐसे हो गया, ये हो गया आपका फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी 10 न्यूटन और ये डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ। क्वाइट इजी। अब आप एक चीज आप समझेंगे कि वेक्टर्स का, ये तो वेक्टर हो गया कंप्लीट। तो जब मैं अल्फाबेट के ऊपर जब एरो दूंगा तो वो पूरा वेक्टर शो करता है। तो जब उसकी वैल्यू मैं आगे लिखूंगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एरो दे दूं और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के छोड़ दूं, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। यानी जब आप एरो दे चुके हैं तो ये ऑब्वियस है कि वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको लिखना चाहिए, राइट, लॉजिकली। अब अगर समटाइम्स वी आर ओनली कंसर्न विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो उस केस में मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा वो बस समझने जा रहा हूं, राइट। So if we are concerned with the magnitude of vector only, then we have to use the notation as we are going to discuss. Suppose के लिए मुझे लिखना है magnitude of velocity. तो magnitude of velocity अगर आपको लिखना है सिर्फ magnitude of velocity, डायरेक्शन उसमें नहीं मेंशन करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप उस अल्फाबेट को यूज करें विदाउट एरो। एक तो तरीका ये हुआ, यानी उस पर से एरो हट जाएगा। जैसे ही मैं एरो दूंगा तो फिर ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना होगा। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं सिर्फ अल्फाबेट लिखूंगा विदाउट एरो। तो विदाउट एरो जो भी अल्फाबेट होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है। या एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप उस अल्फाबेट के ऊपर एरो दे देते हैं तो फिर आप इस दो लाइन के अंदर इसको लिख देते हैं। ये मॉडुलस का साइन है, मैग्नीट्यूड का साइन आप लोग जानते हैं, नहीं आते तो समझिए, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस वी या मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, दो वर्टिकल बार्स के बीच में उस वेक्टर को आप पुट करते हैं। तो अब आप इसके आगे जो भी वैल्यू देंगे तो अब आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें डायरेक्शन आपको नहीं लिखना होगा। वाई? बिकॉज वी आर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ओनली विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं लिखना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का ये तरीका है कि आप उस अल्फाबेट को लिखें विदाउट एरो, या अगर दूसरा तरीका क्या है कि उसको वेक्टर साइन दे दें लेकिन फिर उसके ये मॉडुलस साइन यूज करना होगा। नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, सिंपली ए लिखेंगे, या दूसरा तरीका क्या है कि ए पर वेक्टर दे साइन एरो, इसके बाद इसको दो वर्टिकल बार के बीच में अंदर रख लें, तो ये मॉडुलस साइन के अंदर आ गया। अब जब आप इसके आगे वैल्यू लिखेंगे तो यू हैव टू राइट ऑन ओनली द मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। Similarly, if we are talking of force, इसके लिए भी मैं लिखूंगा only F without arrow over it, और F with arrow under 2 vertical bars, यानी दो ये मॉडल साइन के अंदर लिख लीजिए आप। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके लिए 10 न्यूटन। डायरेक्शन नहीं लिखना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसको पढ़ते कैसे, मॉड ऑफ, शॉर्ट में आप बोलेंगे, वैसे ये मॉड्यूलस साइन है लेकिन शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ वेलोसिटी, मॉड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। अब मैं एक यहाँ पे जरा मुझे बताइएगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है रिप्रेजेंटेशन। चूज ट्रू और फॉल्स। मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रू और फॉल्स ना लिखिए आप, बल्कि लिखिए चूज राइट और रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है कौन सा रॉन्ग है वो आप बताना है। नेक्स्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू अलग भी हो सकती है, कोई नहीं कि वही वैल्यू हो, ये वैल्यू मैं अलग भी ले रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत कीजिए कि वहाँ 5 लिया या आपने 10 लिया गलत हो गया, ऐसा नहीं, मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। Then you have force 7 Newton. Then you have again velocity. Velocity is 10 meter per second. 40 degree north of west. चलिए बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। देखिए वेलोसिटी ये वेक्टर साइन है, ठीक है, तो ये कंप्लीट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर हो गया ना ये। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए था, जो कि आपने डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसको आप बोलोगे ये रॉन्ग है, रॉन्ग, राइट। ये क्या है, ये ऑब्वियसली जब वर्टिकल बार आ गया, वेक्टर आपने लिया है, ये है एक्सेलरेशन वेक्टर, लेकिन इसको आपने मैग्नीट्यूड साइन के अंदर ले लिया है, तो दैट मीन्स कि इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, सही है। ये भी क्या होता है, अगर आप सिर्फ अल्फाबेट लिखें कोई एरो ना हो तो ये भी मैग्नीट्यूड ही शो करता है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन, यहाँ पे उसने डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो ये भी सही रिप्रेजेंटेशन है, सही हो गया। ये क्या देखिए फिर मैग्नीट्यूड आ गया,
यानी आपने मॉडुलस साइन के अंदर ये वेक्टर लिखा है, जिसका मतलब यू आर टॉकिंग ऑफ जस्ट मैग्नीट्यूड, लेकिन ये आपने यहाँ क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दे दिया, ये भी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो चलिए इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतने ही रखिए, थैंक यू वेरी मच।